माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदया पधार रही हैं। मैं युवा संसद में आप सभी का अभिनंदन करती हूं तथा आशा करती हूं कि यह शीतकालीन सत्र देश के सर्वांगीण एवं निरंतर विकास में सहायक होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा, सभी खड़े हो जाएं। अब शपथ ग्रहण होगा। महासचिव नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान कार्यवाही प्रारंभ करें। माननीय सुश्री नंदिनी रॉय, जो कि बर्दमा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ या प्रतिज्ञान करेंगी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं बांग्ला में शपथ ग्रहण करूंगी। आमी नंदिनी जल संसद निर्वित सदस्य वासीम भारतीय स्थापित संविधान श्रद्धा च निष्ठा राखे कामी भारत रोद्भूता एवं आर्कोता गो वासीम स्थापित करे और आमी जे सब दायित्वनी पालन करछे तभी आमी फुलेबो। माननीय श्री पुलकित ननोरिया जी, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। महाशय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं पुलकित ननोरिया, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने नए साथी का सदन में परिचय करवाता हूं। माननीय श्री श्रेयांश कुमार साहू, वित्त मंत्री। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे देश के गणमान्य नेता, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी सदस्य, भूतपूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का निधन 17 मार्च 2019 को लंबी बीमारी के बाद हो गया। इनका जन्म दिनांक 13 दिसंबर 1955 को मापुसा, गोवा में हुआ था। श्री पर्रिकर जी का योगदान गोवा के नवनिर्माण में अभूतपूर्व है, जिसने गोवा की जनता ही नहीं समस्त भारत की जनता के दिल में एक अतुल्य स्थान बनाया था।
रक्षा मंत्री के रूप में इनके योगदान ने देश को मजबूती प्रदान की। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं कर्मठता की एक जीती जागती मिसाल के रूप में इन्होंने अपनी पार्टी ही नहीं, विपक्ष के दिलों में भी अपना स्थान बनाया था। अध्यक्ष महोदया, श्री मनोहर पर्रिकर जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे हमारे लिए परम आदरणीय और मार्गदर्शक थे। गोवा के विकास में इन्होंने अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया था। हम सब उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके एवं सदन के नेता द्वारा समर्पित श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करता हूँ। श्री मनोहर पर्रिकर जी देश के सिरमौर नेता थे और हम सभी का गौरवमान थे। हमारे देश ने अनेकों सूरमा और महान को जन्म दिया, कुछ ने शहीद बनकर एक अमर इतिहास को जन्म दिया, परंतु श्री मनोहर पर्रिकर जी उन्होंने अपना इतिहास खुद लिख दिया। सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। ओम शांति शांति शांति। महासचिव जी, आप शोकग्रस्त परिवार को सदन का संवेदना संदेश भेजेंगी। जी महोदया जी। श्री मनोहर पर्रिकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए 5 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदया, सम्माननीय सांसदगण, अब मैं संसदीय कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के तहत प्रश्नकाल प्रारंभ करना चाहूंगी। मेरे पास काफी संख्या में प्रश्न आए थे, जिनमें से कुछ प्रश्नों को तारांकित प्रश्नों के रूप में लिया गया है। प्रश्न संख्या 636, माननीय शिवांगी पांडे जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय महिला विकास मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि भारत जैसे देश जहाँ नारी की पूजा उसे शक्ति स्वरूप मानकर की जाती है, जहाँ शिव को अर्धनारीश्वर माना जाता है, उस भारत भूमि पर नारी पर हो रहे विभिन्न अत्याचारों का अंत कब होगा? मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद वर्तमान सरकार ने महिलाओं पे हो रहे शारीरिक शोषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं तथा उसका क्या प्रतिफल रहा है? मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि महिला जो किसी भी घर का आधार होती है, उसका सबसे ज्यादा शोषण उसके घर के लोगों के द्वारा ही होता है, तो सरकार इस घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या कर रही है? माननीय महिला विकास मंत्री श्रेजल जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बात सत्य है कि भारत की इस पवित्र भूमि पर जहां नदियों को भी मां कहकर सम्मान दिया गया है, उसी भारत भूमि पर नारियों के खिलाफ जघन्य अपराध किए गए। परंतु ये अपराध तो विगत सरकार काल में अपनी चरम सीमा पर थे। हमारी सरकार ने इन अपराधों को कम करने के लिए अनेकों प्रभावशाली तथा सार्थक कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने जस्टिस JS वर्मा कमीशन बनाया है। हमारी सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट को नारी सुरक्षा को अपना प्राथमिक कर्तव्य बनाने को कहा है और इसके लिए पुलिस फोर्स को आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हर पुलिस थाने में एक स्पेशल सेल बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ नारी सुरक्षा से संबंधित मामलों को ही देखता है। हर थोड़ी दूर पर एक लेडीज पुलिस थाना बनाया है जहां एक लेडी पुलिस ऑफिसर 2400 घंटे तैनात रहती है। इतना ही नहीं, दिल्ली सहित भारत के हर प्रमुख शहर के हर प्रमुख मार्ग को CCTV कैमरा से लैस कर दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार होती है, जिससे कभी भी कहीं भी हो रही वारदात की जानकारी पाते ही पुलिस घटनास्थल पर अविलंब पहुंचकर आवश्यक रोकथाम कर सके। निर्भया सेल में पुलिस फोन कॉल पर लगातार उपस्थित रहती है, जिसका नंबर हर गली नुक्कड़ चौराहे पर लिखा होता है। इतना ही नहीं, टीवी और रेडियो पर प्रसारित भी होता है। सुनने में तो अत्यंत लुभावने प्रतीत होते हैं आपके आश्वासन, आपके वायदे, परंतु क्या इन बातों का वास्तविकता से भी कोई वास्ता है या नहीं? मंत्री महोदया,
आपकी सरकार के आने के बाद सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में भी आकाशव्यापी उछाल आया है, जिसे आप भी इनकार नहीं कर सकते। अरे आप ही के पुलिस डिपार्टमेंट का डेटा बताता है कि एमपी में अपराध 30% से बढ़कर 53%, यूपी में 20% से बढ़कर 35% और बिहार में 35% से बढ़कर 65% हो गए हैं नारी के खिलाफ अपराध। अरे स्पेशल सेल बनाने से क्या होता है? उस सेल के ऑफिसर सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है या नहीं, ये देखा है आपने? निर्भया सेल में टेलीफोन कर करके महिला बेजार होती है और अपराधी उसकी इज्जत को मटिया मेट कर देता है, परंतु तथाकथित निर्भया सेल के ऑफिसर ना तो फोन कॉल्स का जवाब देते हैं और ना ही मौकाए वारदात पर कहीं वक्त पर पहुंचते हैं। रही बात सीसीटीवी कैमरा की, सीसीटीवी कैमरा का कॉन्ट्रैक्ट भी तो आपने अपने ही आदमियों को दिया होगा ताकि उनका घर तो कम से कम भर सके। तो मंत्री महोदया, उसकी सच्चाई एवं कार्य क्षमता से तो आप भी भली भांति वाकिफ होंगी। उनमें से आधे से ज्यादा तो खराब होते हैं और आधे तो मॉनिटरों पे अपराधियों के चेहरे तक स्पष्ट नहीं कर पाते। अरे आप तो यह बताएं, आपराधिक मामलों में कमी कितनी आई है? आए दिन दूध मुही बच्चियों से लेकर वृद्धाओं तक की इज्जत सरेआम कत्ल हो रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे सरकार जरा इसका जवाब दे। तो आपकी सरकार ने क्या कर लिया? निर्भया कांड हमारे शासनकाल में नहीं, आपके शासनकाल में हुआ था। आपने क्या कर लिया? आए दिन द्रौपदियों का चीरण हो रहा है और सीताएं हरी जा रही हैं। अरे अब तो मन होता है बोल उठूं। उठो द्रौपदी, शस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। मेहंदी छोड़ खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। अरे स्वयं जो लज्जाहीन परे हैं, वो क्या अपनी लाज बचाएंगे? कहाँ गई थी यह सोच जब निर्भया का चीरहरण कर अपराधी बेलगाम घूम रहे थे? अरे आप क्या कुछ बोलेंगे जनाब? शीशों के घर में रहने वाले दूसरों के घरों पर क्या पत्थर उछालेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के दूसरे पूरक प्रश्न के जवाब में मैं उन्हें अवगत कराना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए अनेकों प्रभावशाली तथा सार्थक कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने हर पुलिस थाने में एक महिला सेल बनाया है जो महिलाओं की शिकायतों को सुनकर उनका निवारण करता है। इतना ही नहीं, दिल्ली सहित भारत के हर प्रमुख शहर को सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दिया गया है। अनेकों एनजीओ की स्थापना भी की गई है जिससे महिला शर्मिंदगी से बच जाती हैं, आउट ऑफ कोर्ट जो मामलों को सुलझाती हैं। इसके साथ साथ महिलाएं इतना ही नहीं, अरे भाई उन्हें सपोर्ट दिया जाता है। क्राइसिस लाइन के जरिए 24/7 उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित के लिए मुफ्त हॉस्पिटल, नारी निकेतन जैसी संस्थाएं तथा विमेन हेल्प लाइन की व्यवस्था भी की गई है। मंत्री महोदया, तो आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे समाज से घरेलू हिंसा खत्म हो गई है, अब नारियों पर अपराध नहीं हो रहे। अरे आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किसे बहलाना चाह रही हैं? वास्तविकता तो ये है कि आज भी हमारी माँ बहनें अत्याचार सह रही हैं, कहीं पति तो कहीं पिता और नहीं तो समाज के ठेकेदारों के हाथों। और आपकी पुलिस, न्याय व्यवस्था हाथ पर हाथ धरी देखती रह जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगी कि घरेलू हिंसा की समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है तथा इसकी जड़ें हमारे समाज में काफी गहरे जड़ जमा चुकी हैं। यह अब हमारी मानसिकता में समा चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में जहां पुरुष शोषण करने को अपना अधिकार समझते हैं, वहीं महिलाएं शोषित होने को अपना भाग्य मानती। तो ऐसी गुरु गंभीर समस्या का निवारण मात्र 2 लफ्ज के कानून से नहीं हो सकता। अरे यहाँ तो हमें नारियों को उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा, उन्हें बताना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि समाज निर्माण में उनकी भूमिका पुरुषों से गुरुतर है। और माननीय विपक्ष से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस गुरु गंभीर जिम्मेदारी के निवारण में हमें आपका भी सहयोग प्रार्थनीय होगा। यह समस्या इतनी बड़ी है, इसकी जड़ें इतनी गहरी एवं ऐतिहासिक हैं कि हम या आप इसे अकेले नहीं मिटा पाएंगे। इस रावण को मारने के लिए मित्रवर हमें आपका सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत हैं। अकेले हम दुआ हैं, मिल जाए तो इबादत है।
प्रश्न संख्या 571 माननीय आंचल गोस्वामी जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के पटल के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि भारत जैसे गरीब देश, जहां की जनता दिन रात पसीना ही नहीं पसीने के रूप में खून बहाकर एक एक पाई कमाती है तथा सरकार द्वारा बढ़ावा देने पर बैंकों में खाता खुलवा के अपना पैसा जमा करती है, तो उस देश में विजय माल्या, नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी जैसे घोटालेबाजों को हजारों करोड़ों का घोटाला करने के लिए शय देने के पीछे सरकार की क्या नीति है? मेरा पहला पूरक प्रश्न, कहा जाता है पहली गलती भूल होती है, परंतु दूसरी गलती अपराध की श्रेणी में मानी जाती है। उसी तर्ज पर विजय माल्या का विदेश चले जाना हम सरकार की भूल मान सकते हैं, परंतु उसके बाद 7 सालों तक नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी का घोटाला करना और विदेश चले जाना, क्या ऐसे सरकार के अपराध की श्रेणी में ना माना जाए? मेरा दूसरा पूरक प्रश्न मंत्री महोदय से यह है कि ऐसे अभूतपूर्व घोटालेबाजों के प्रत्यावर्तन के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? माननीय वित्त मंत्री श्रेयांश जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं माननीय विपक्ष को यह याद दिलाना चाहूंगा कि भूल तो हमसे हुई है, परंतु यह भूल ऐतिहासिक अथवा अभूतपूर्व नहीं है। लगता है माननीय सदस्य हर्षद मेहता 2G स्कैम एवं 2011 के स्कैमों को भूल गए हैं। अरे जनाब, गलतियों से जुदा तुम भी नहीं हम भी नहीं, दोनों इंसान हैं। गलतियों से जुदा तुम भी नहीं हम भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तुम भी नहीं हम भी नहीं। अरे यह तो गलत फहमियाँ हैं जिन्होंने पैदा कर दी हम दोनों में दूरियां, वरना बुरे तुम भी नहीं बुरे हम भी नहीं। दूसरी बात, यह सर्वथा असत्य है कि सरकार ने विजय माल्या अथवा नीरव मोदी का कोई समर्थन किया है। अरे यह कैसे संभव है कि जो सरकार जीरो करप्शन के प्रिंसिपल पर चल रही हो वह इतने बड़े अपराध को सह देगी? यह तो सोच के भी परे है। हुजूर, इतनी सी जिंदगी है पर ख्वाब बहुत हैं। जुर्म का तो पता नहीं पर इल्जाम बहुत हैं। माननीय सरकार अपने कामों में लगी हुई है। हमारी सरकार ऐसे अपराधियों को सह नहीं देती, बल्कि उनकी मुश्कें बांधती है, उन पर लगाम लगाती है। वो तो दिख ही रहा है, आपके प्रधानमंत्री स्वयं इन विदेशी सभाओं में नीरव मोदी के कंधे पे हाथ रख के उन्हें सफल व्यवसायी बताते हैं। विपक्ष के पहले पूरक प्रश्न के जवाब में मेरा कहना चाहूंगा कि जहां तक विजय माल्या का प्रश्न है तो कर्ज विजय माल्या ने नहीं बल्कि किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था, एवं फाइनेंशियल लॉ के भी अनुसार ऐसी एक स्थिति में डिफॉल्टर विजय माल्या नहीं बल्कि किंगफिशर एयरलाइंस है, तथा विजय माल्या को केवल एक विलफुल डिफॉल्टर ही माना जा सकता है एवं उनकी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो क्या फाइनेंशियल लॉ ने उसे विदेश जाने की भी अनुमति दी थी? ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। काश हमारे गरीब किसानों को भी कोई उपाय सुझा दे तो वे भी कर्ज लेके विदेश भाग जाएं, तो फांसी के फंदे पर नहीं झूलेंगे। वहां रही आपकी सरकार और वहां रही आपकी नीति। रही बात नीरव मोदी की, तो उसने 8 लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास कराए थे PNB से, जिसके आधार पर उसे फॉरेन बैंकों से लोन मिला, परंतु इसकी जानकारी सरकार को कैसे हो सकती है? सरकार प्रशासन के हर स्तर पर तो नजर नहीं रख सकती ना जनाब। अरे सरकार की नाक के नीचे घोटाला होता रहा और सरकार उन्हें अपनी शह देती रही। क्या ये संभव है कि 7 सालों तक 13,000 करोड़ का घोटाला बिना सरकार की मदद के हो जाए? क्यों साथियों? हाँ, सरकार बगैर कैसे संभव है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक अपराध सरकार की जानकारी के बगैर हो जाए? अरे हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं कि आज की जनता बैंकों में पैसा रखते हुए घबराती है कि कब कौन सा घोटाला हो जाए या अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त हो जाए। अरे आपने तो रिजर्व बैंक को भी अपने चंगुल में लेने से नहीं छोड़ा। पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसे लूटना हमारी भोली भाली जनता को लूटने के बराबर है। विपक्ष के दूसरे पूरक प्रश्न के जवाब में मेरा कहना है कि न सिर्फ इन अपराधियों के प्रत्यावर्तन बल्कि ऐसे घोटालों को रोकने के लिए भी सरकार कठोर कदम उठा रही है। सरकार ने उन सभी व्यवस्थाओं पर रोक लगा दी है जिससे कर्ज लेना सुगम था एवं आपराधिक कार्यों को बल मिलता था। बैंक अधिकारियों के हाथ से लोन सैंक्शन कराने का अधिकार ले लिया गया है एवं इसमें लिप्त सभी व्यक्तियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की अनुशंसा की गई है तथा लोन प्रोसेस को डिजिटलाइज करने की व्यवस्था भी की है। अरे वे सारी कार्रवाई भी तो आपने बैंक अधिकारियों के लिए करवाई होगी। The petty officials are asserting
but the main accused are enjoying their lives at abroad. और वह भी माननीय प्रधानमंत्री की शह पर। अरे आपके राज्य में तो भूखे गरीबों को रोटी चुराने के कारण पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, परंतु हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाले महिमा मंडित होते हैं। वहां रे आपका दोहरा कदम व दोहरी नीति। युद्धों में नहीं हम हारे हैं, डरते हैं हम छल छंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से, अपने घर के जयचंदों से। अरे मंत्रीवर, आपको अपनी कुर्सी भी तो संभालनी है ना। मुश्किल से मिलती है कुर्सी कुछ वर्षों की, तो कैसे याद रहेंगी इनको बातें आदर्शों की। हाँ हाँ सरकार, बताएं इन घोटालेबाजों के साथ क्या किया जाए। छोटे कर्ज लेने वाले मासूम किसान कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या जैसे भयावह कदम उठाते हैं, तो इन भगोड़ों के साथ क्या करना चाहिए। आप हम पर इल्जाम लगाते हैं 4 गांधी देने का हुजूर। आपने भी तो मोदियों की लाइन लगा दी। ऑफ कोर्स, नीरव मोदी, ललित मोदी। क्या आपको लगता है आप और आपकी सरकार जो अंबानियों व अंडानियों के भरोसे चलती है वह ऐसा कुछ कर पाएंगी? मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है आर्थिक अपराध के क्षेत्र में 0 टॉलरेंस लाने की तरफ। और जी हाँ, यह हमारा वादा है, यह हम कर दिखाएंगे। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। तबीयत से एक पत्थर उछाल कर देखो यारों, तबीयत से एक पत्थर उछाल कर देखो। माननीय, इन अपराधियों के प्रत्यावर्तन के लिए सरकार संबंधित देशों की सरकार से विचार विमर्श कर रही है तथा आशा करती है कि जल्दी सफलता प्राप्त करेगी। प्रश्न संख्या 781, माननीय शिवेन जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, सदन में बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ तथा मेरा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री महोदय से है। देकर प्राणों की आहुति सफर क्रांति का लाएंगे, देकर प्राणों की आहुति सफर क्रांति का लाएंगे, कसम तुम्हारे चरणों की, हे राम हम मंदिर वही बनाएंगे। ऐसा ही कुछ नारा देकर ठगने का प्रयास तो शायद सालों से प्रभु राम को भी किया गया था, पर वे क्या ठगे जाएंगे। परंतु जो भोली भाली जनता ठगी गई है उसका निवारण कब तक करेंगे। यानी कि 2014 के चुनाव में राम मंदिर बनाने का वादा करके आपने जनता को लुभाया था, तो वह मंदिर 5 वर्षों में क्यों नहीं बन पाया। मेरा पूरक प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री महोदय से है कि अगर मंदिर उसी विवादित स्थल पर बनेगा तो माइनॉरिटी के मनोभावनाओं के साथ अन्याय नहीं होगा और आप धर्मनिरपेक्षता कैसे कायम रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। अध्यक्ष महोदया, मित्रवर ने तो एक ही लाठी से सारे वार कर दिए और हमें चित्त भी करने का प्रयास किया। एहसान रहा तोहमत लगाने वालों का मुझ पर, उठती हुई उंगलियों ने मुझे मशहूर कर दिया। सर्वप्रथम आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मान्यवर मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, हमारा वादा था भारत की जनता से कि हम रामलला का मंदिर उसी स्थल पर बनवाएंगे जहां पर वह आदिकाल से था। तो हमने कुछ भी गलत नहीं कहा था और विश्वास माने यह हमारा मात्र चुनावी वादा नहीं था। हम अभी भी दिल से इस बात का पूर्ण अनुमोदन करते हैं कि रामलला का मंदिर उसी स्थल पर बनेगा जहां वह हुआ करता था। 2014 में आपने राम मंदिर निर्माण के लिए सभी संवैधानिक विकल्पों को तराशने का वादा किया था मंत्री महोदय, परंतु कब तक बनेगा। क्या 57 महीनों का समय एक मंदिर बनाने के लिए कम पड़ गया, या आपने अपनी पूरी राजनीति पटेल की मूर्ति बनाने में लगा दी। मत भूलिए जनाब, जब जनता नाराज होती है ना तो नजरों से उतरने में समय ही नहीं लगता। हाल ही के चुनावी नतीजे तो आपके सामने ही हैं। कटी हुई टहनियां कहाँ छाव देती है, हद से ज्यादा बदगुमानियां हमेशा छाव देती है। नहीं नहीं मित्रवर, यह प्रश्न समय की कमी का नहीं है, यह प्रश्न है जिम्मेदारी का, उस गद्दी का जिसकी कदर आपकी पार्टी और आपके नेतागण ना कर पाए। उस जिम्मेदारी की कुर्सी जिस पर जनता ने हमें विश्वास करके बिठाया है, हम उनकी गरिमा की रक्षा करेंगे, ना कि वह करेंगे जो आपकी सरकार ने 1984 में भोली भाली सिख जनता के साथ किया था। अरे साहब, रही बात हमारे हारने और जीतने की, तो तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखते हैं, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मंत्री महोदय, हमारे रास्ते कानून के गलियारे से होकर जाते हैं। हमारा यह अकाट्य विश्वास है रामलला का मंदिर उसी स्थल पर बनेगा जहां वह हुआ करता था।
इस बात का समर्थन हमने कल भी किया, आज भी कर रहे हैं और विश्वास माने मरते दम तक हम इस बात का समर्थन करते रहेंगे। ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में बार बार गिरे। जमीन पर रहकर आसमान छूने का रुतबा रखता हूं, पर किसी को गिराकर उठने का शौक नहीं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यानी आप सिर्फ समर्थन ही करते रहेंगे, अपने जीते जी मंदिर नहीं बनने देंगे? वाह प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो छिप करके बड़ा सदा निशाना साधा है। मित्रवर, मेरे कहने का अर्थ है कि मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया गया था, तो अब कानून के अनुसार ही काम होगा तथा कानून को हाथ में लेने का अधिकार हमें नहीं है। मंत्री महोदय, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि कोर्ट के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से मामले को सुलझाया जाए, तो क्या प्रयास है आपका उस दिशा में? क्यों नहीं जल्द से जल्द मामले को सुलझाकर मंदिर का निर्माण करवाते हैं? अरे ये क्या मंदिर निर्माण करवाएंगे? अगर मंदिर बन गया तो इनका चुनावी एजेंडा खत्म नहीं हो जाएगा? और ये भोली भाली जनता को ठगने का काम कैसे करेंगे? अपनी नाकामियों को इस चुनावी मुद्दे से इन्हें ढकना है और जनता के बीच अपना गिरता हुआ ग्राफ भी देखिए जनाब। अरे तो आपने क्यों नहीं बनवा लिया जनाब? आपके प्रधानमंत्री ने भी तो 1989 में शिलान्यास का वचन दिया था। हम मंदिर और मस्जिद को चुनावी मुद्दा नहीं बनाते। विपक्ष के दूसरे पूरक प्रश्न के जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि यथार्थतः माइनॉरिटी के मनोभावों का ख्याल रखना ही वह प्रमुख कारण है जिसके कारण मंदिर निर्माण में विलंब हो रहा है। हम चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो और हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन उसे उसी प्रकार स्वीकारें जैसे हमने हाजी अली, ताजमहल या ख्वाजा के दरगाह को स्वीकारा है। इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो खामोशी ही भली। अब हर बात पर जंग हो ये जरूरी तो नहीं। अरे 5 साल का वक्त तो दिया था, पर कितना वक्त चाहिए? आपकी तो नियत ही नहीं है कि मामलों को सुलझाया जाए और मंदिर बनाया जाए, और इसलिए आप नीति भी नहीं बना रहे हैं। अरे हुजूर, नीति भी है और नियत भी है, कुछ कर गुजरने की चाहत भी है। थोड़ा सा सब्र करें तो आपकी चाहत को पूरी करने की फितरत भी है। क्या माइनॉरिटी को समझाने में 5 साल का वक्त लगता है? हाँ लगता है, नहीं तो क्या हम माइनॉरिटी के साथ वही व्यवहार करें जो आपकी सरकार ने 1984 के दंगों में किया? नहीं, यह व्यवहार करें जो आपकी सरकार ने 2002 में गुजरात में किया था। कुछ भी किया, लेकिन आपके जैसे भयानक तो नहीं किया। भयानक शांति बनाए रखें, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। सुन के आपने माइनॉरिटी को मारा। शांति बनाए रखें की बात करते ना करें, बेहतर है। जिनकी चादरें खुद कालिकों से भरी हो, दूसरों पर कीचड़ नहीं फेंका करते जनाब। अरे हुजूर, आपका दामन खून से भरा हुआ है, आप काली की तो बात ही ना करें। शांति बनाए रखें। सदन में आई अशांति को दूर करने के लिए 5 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 915, माननीय आस्था जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, सदन में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद प्रदान करती हूँ तथा आपके माध्यम से माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी से ये पूछना चाहूँगी कि सरकारी तंत्र जिसका एक प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह देश को सुरक्षा प्रदान करे, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे, देश के नागरिकों को सुरक्षित नींद दे तथा इन सब से ऊपर सुरक्षा कार्रवाई में तैनात सेना तथा अर्धसैन्य बलों को अपनी तत्परता से सुरक्षा प्रदान करे, तो मेरा प्रश्न यह है माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी से कि क्या वह देश को वैसी सुरक्षा दे रहे हैं जिसमें सीमा, नागरिक तथा सैनिक निश्चिंत होकर रह सके। मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि जब हमारे जाबाज वीर जान की बाजी लगाने वाले सैनिक ही सुरक्षित नहीं तो एक आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित मान ले? अपने गली, मोहल्ले या बाजार में? तो सरकार हमारे सेना तथा अर्धसैन्य बलों पर हो रहे कायराना आतंकी हमलों को स्थायी तौर से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जिन घरों ने उरी, पुलवामा जैसे कायराना आतंकी हमलों में अपना भाई, बेटा, पिता या पति खोया है, उन घरों की स्थायी तौर से किस प्रकार से क्षति की पूर्ति करेंगे अथवा पुनः चंद रुपयों तथा एक हृदयहीन विजिट द्वारा उनके घावों को सहलाने का दिखावा करेंगे?
माननीय रक्षा मंत्री कायल जी। Honorable Speaker, ma'am, I would like to thank my wise opposition for bringing up such a sensible question at such a sensitive time, where not only each and every countryman is weeping, but the whole world as well is shedding tears from the cowardly actions done by the terrorists to our military and CRPF at Pulwama. The whole world is fraternally questioning the inhumane and heartless actions of the terrorists. I would like to give my sincere condolences to each of the martyred souls and their family members. So far as security and defense of the border, civilians, military, and CRPF is concerned, I would like to say that supreme care is being given by the government. We have made security our topmost priority, from which policy decisions and actions will take place. Firstly, our government has started working both diplomatically and militarily. The issue of PAC-supported terrorism has reached the top in the international community. More than 144 countries, including US and France, have brought up this issue. We are all ready to declare Pakistan a terrorist nation. We have decided to cut off our trade relations and to widen the trade barrier between us and Pakistan. We have snatched away the title of most favored country from Pakistan. We have also decided to stop the diversion of the Indus River from reaching them, which will again affect their already destroyed economy fatally. The government and military has also started taking a stand. The 2016 surgical strike and the recent Balakot base camp attack. These are some of the measures we have taken to demoralize their actions and to dismantle their forces. अरे साहब, आप क्या उन्हें डिमोरलाइज करेंगे? मॉरल तो हमारे सेना तथा तमाम देशवासियों का धराशाही हो चुका है कि जहां सेना सुरक्षित नहीं, वहां जनता की क्या विशात है। अरे हुजूर, आप तो सेना तथा लोगों की जान को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बालाकोट कैंप पर जवाबी हमले का या सर्जिकल स्ट्राइक का इस कदर प्रचार प्रसार कर रहे जैसे इसके बाद कोई आतंकवादी हमला होगा ही नहीं, और इसका भी राजनीतिकरण कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपके आगामी चुनाव में इसका फायदा मिले। यहाँ तक कि सैनिकों की फोटो का इस्तेमाल चुनावी प्रचार प्रसार के लिए भी कर रहे हैं। शर्म से आंख रुक जाती है हमारी जब हमारा विपक्ष शहीद की शहादत का भी मजाक उड़ाने से नहीं चूकता। महाशय, मौसम के हिसाब से राजनीति ना करे, नहीं तो जनता 2019 में जवाब मांगेगी और आप निरुत्तर रहेंगे। आप आतंकवाद के खिलाफ हमारी कार्रवाई का सबूत मांग रहे हैं। आप सबूत मांगेंगे और हम आपको ताबूतों का कारवा देंगे, हमारे दुश्मनों के ताबूतों का। Honorable Speaker, ma'am, to answer the first supplementary question of my sensible opposition member, I would like to say in no way is our military or civilians in danger. गिरते हैं शहसवार ही मैदान ए जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। Although some minor incidents may have occurred, to amplify such events is totally wrong and goes against the natural interests of our nation. Times like these call for political parties like us to unite together to fight against the Black Power. And I promise you, my wise opposition, with your continued support, we will win. Our country and our people will be saved. मैं तो अकेले ही चला था जानिब ए मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। अब तक जो खून न खौला खून नहीं है पानी है, अब तक जो खून न खौला खून नहीं है पानी है, शहीदों के खून के हर बूंद का बदला लेने की हमने ठानी है। मेरे दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय कि मरण होगा। Honorable Speaker, ma'am, to answer the second supplementary question of my wise friend, I would like to say, हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने से, हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने से, कुछ दर्द चले जाते हैं मुस्कुराने में।
The government is giving utmost care to those who have lost their loved ones in the recent attacks. Besides, we are trying our best to compensate for their loss. We have started giving reservations in jobs, education, medical facilities, transportation, and so on. In the end, I would like to request my wise friend to take a stand and save our nation, and to have faith in our government and our system. मुझे विशेषाधिकार भंग की निम्नलिखित सूचनाएं संसद नियमावली के नियम 239 के अधीन प्राप्त हुई है। श्री सुधा प्रसाद सदस्य द्वारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सीबीआई के विरुद्ध, श्री प्रकाश सिंह सदस्य द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री अरुण सिंह के विरुद्ध। मैंने उक्त सूचनाओं को लोकसभा नियमावली के नियम 169 के अधीन परीक्षणपरायण जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है। माननीय सुश्री निवेदिता गुप्ता संसदीय कार्य मंत्री अपने कागजात पटल पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 615 खंड क की उपधारा 4 खंड क के अपेक्षा अनुसार सेंट्रल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखती हूँ। महासचिव जी युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। मुझे जमीन अधिग्रहण विधेयक के तहत अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2018 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस विधेयक में किसानों की जमीन जबरन लेने को प्रतिबंधित किया गया है तथा उन्हें बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा देने की बात कही गई है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। महासचिव जी, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक जमीन अधिग्रहण के तहत अनुचित पद्धति का प्रतिरोध विधेयक 2018 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं उच्च सदन द्वारा पारित वन अधिग्रहण विधेयक के तहत अनुचित पद्धति का प्रतिरोध विधेयक 2018 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। माननीय गौरी मिश्रा अपना ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव पढ़ेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, अत्यंत आभार प्रकट करते हुए मैं माननीय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जी का ध्यान देश की उस समस्या की तरफ खींचना चाहूंगी जिसके कारण युवाओं का देश कहा जाने वाला भारत देश आज उन्हीं युवाओं से आंखें नहीं मिला पा रहा। जी हाँ महोदया, मैं मंत्री महोदया का ध्यान सुरसा के मुंह से भी ज्यादा बढ़ चुकी समस्या यानी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ खींचना चाहूंगी। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। नोटबंदी के बाद शहरों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा बढ़कर 7.8% हो चुकी है। वहीं गांव में यह बढ़कर 3.2% से 5.3% जा पहुंची है। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्रियों का कहना है 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी की दर 17% हो चुकी है। अरे हालात इतने अलार्मिंग हो चुके हैं कि सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। इतने खतरनाक रूप से बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को हटाने के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। अरे नई नौकरी देना तो दूर, अनेकों संस्थान अपने रिक्त पद खत्म कर रहे हैं। BSNL ने 3,500 पद जो कि पिछले 3 सालों से खाली पड़े हुए थे उन्हें समाप्त करने का निर्णय ले लिया। यह तो सरासर आत्मघाती निर्णय है अर्थव्यवस्था के लिए। अरे कहाँ तो नए पदों का निर्माण होता और हालात ऐसे हैं कि पुराने पद भी खत्म हो रहे हैं। बाहरी सरकार और आपके अच्छे दिन। हमारा युवा वर्ग महंगी पढ़ाई कर, महंगी ट्रेनिंग लेकर भी बेरोजगार बैठा है, निराशा तथा अवसाद के सागर में डूबा रहता है। क्या आप जानते हैं, जब एक युवा बेरोजगार होता है तो दुखी और निराश सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार रहता है। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी है। अरे कहाँ गए आपकी स्किल डेवलपमेंट की सफलता के आंकड़े? क्या करेगा हमारे युवा वर्ग ऐसे स्किल्स को लेकर जब उसे नौकरी ही ना मिले? सरकार इन योजनाओं के जरिए जनता के हाथ में राई के दाने रख महादानी बनने का श्रेय ले रही है। अरे अब तो हालात ऐसे आ चुके हैं कि प्रधानमंत्री महोदय की इन योजनाओं की याद में
हम सब 2 मिनट का मौन ही ना रख लें। प्रधानमंत्री महोदय के सारे वायदे चुनाव केंद्रित थे और रहेंगे। सरकार किसी भी तरह से सम्मानजनक सालाना कमाई नहीं पा रही है। सरकार योजना तो शुरू करती है, पर उसके अंदर आए पीसीओ झोल के चलते लाभार्थियों के जीवन में रत्ती भर भी बदलाव संभव नहीं है। क्या आप स्वीकार नहीं करेंगे 2016-17 वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 10 लाख लोगों के हाथ से नौकरी चली गई? सरकार जवाब दे, क्या 5 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं था समस्याओं की रोकथाम के लिए? अरे आपने तो चुनावों की झोंक में आर्थिक ही नहीं, सामाजिक स्कीमों में सुधारों का भी अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। 4.5 साल बाद भी जब विकास जन्म नहीं ले पाया तो आरक्षण को गोद ले लिया। सरकार जवाब दे, सरकार खामोश क्यों है? माननीय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर वंशिका जी। Honorable Speaker ma'am, first of all I would like to thank you for giving me chance to speak in the house. I would like to catch the last sentence of my vice friend कि सरकार खामोश क्यों है? So my friend कहते हैं, तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि अक्सर दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। Honorable ma'am, I will have to say that in the last 64 years of their governance, the respectable opposition and their great leaders could not do much more than exhausting the country economically, and all their planning has made the country financially bankrupt. And after doing all these things, they want to shift the blame to our government, which has not only tried to save the country from becoming financially bankrupt, but has also increased the GDP rate. If the words of the opposition member are correct, and we agree to their data of 9% unemployment, then how this GDP has increased? With the low employment rate, the GDP will decrease. That too with unexpected rates. The credit rating agencies, Standard and Poor and Fitch, has continuously in the consecutive second year has rated our country in B+ category. Is it possible with low unemployment rate which the opposition is amplifying? वैसे तो कौन है जिसके पास कमी नहीं है? आखिर आसमां के पास भी तो ज़मीन नहीं है। But honorable ma'am, who doesn't know the power of the youth? It is the same youth who has brought your government to stand still in 1975 with their movement when they had to face severe unemployment. I want to ask one simple question. If the youth of India would be facing the problem of unemployment the way the opposition is saying, the youth would have come on the road and would have started the movement against us. अरे तो आप चाहते हैं हमारे युवा वर्ग आंदोलन शुरू करे, बंद धरना प्रदर्शन करे? अरे अब इतने साल लाखों रुपए शिक्षा एवं ट्रेनिंग में खर्च करने के बाद आप हमारे युवा वर्ग को यह सलाह देंगे? वाह हरी सरकार वाह। और आप चाहते हैं आंदोलन, तो आंदोलन भी होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अरे कहाँ गया प्रधानमंत्री महोदय का अच्छे दिन लाने का वादा? कहाँ तो तय था चिराग शहर भर के लिए? कहाँ तो तय था चिराग शहर भर के लिए? कहाँ चिराग मयस्सर नहीं हर घर के लिए? Again, you are interpreting me wrong. What I mean to say is that unemployment is a problem now also and earlier also. But our youth is not exactly in the same condition which you are amplifying. Yes, it is true that in many organizations, the posts which were not filled since last 5 years have been abolished. But it does not mean that our youth is unemployed. Through our skill development programs, our youth is getting trained in different skills with financial assistance. Privileged by Pradhan Mantri Yojana project, they are starting their own startups. And my friend, they are not only getting employed themselves, rather they are providing employment to other youth of the country as well. The data shows in the companies like BSNL, BHEL, Hindustan Lever Limited, a number of youth have got employment, which
has only raised the GDP of our country and has brought a smile on the faces of their family members. Our youth is happy, even their family members are happy. But my friend, you're always dissatisfied. क्या करें? आंगन में होती तो गिरा भी देते साहब, आंगन में होती तो गिरा भी देते साहब, पर आपने तो दीवार दिल में उठा रखी है। अरे हुजूर, ऐसा नहीं है। आईना फैला रहा है खुशफहमी का ये मर्ज, आईना फैला रहा है खुशफहमी का ये मर्ज, हर किसी से कह रहा है आप सा कोई नहीं। माननीय अक्ष जी अपना ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव पढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय से मेरा अत्यंत सीधा प्रश्न है कि 2014 में 2 अक्टूबर को आपकी सरकार ने बड़े ही तामझाम के साथ राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। हजारों करोड़ रुपए का खर्चा देश को स्वच्छ बनाने के लिए किया गया था, परंतु क्या रुपए का सदुपयोग हुआ? आपकी सरकार ने वादा किया था देश को गंदगी मुक्त और कचरा मुक्त करने का, परंतु गंदगी और कचरा यथावत बने हुए। मंत्री महोदया, आपका वादा था भारत के हर शहर और गांव को खुले में शौच मुक्त करने का, परंतु अत्यंत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा अधिकांश गांव और शहरों का एक बड़ा समूह खुले में शौच जाने को मजबूर है, जबकि सरकारी खजाने से हजारों रुपए का खर्चा इस मद पर गिर चुका है। परंतु वह खर्चा तो इनके घर भरने में उपयोग हुआ है, शौचालय बने या ना बने इनका खजाना भरना चाहिए। इतना ही नहीं, नगर पालिका नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। जहां 5000 की आबादी वाले इलाकों में 50 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, वहां सिर्फ 25 की ही नियुक्ति दिखती है, एवं इन कर्मचारियों के पास आवश्यक झाड़ू, दस्ताने और जूते भी नहीं हैं। ये कर्मचारी सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं सफाई के नाम पर, और इनकी निगरानी रखने वाला कोई भी नहीं है। नालियां भरकर ओवरफ्लो होती रहती हैं, सड़कों पर बहती रहती हैं। रहवासियों की शिकायतों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। मंत्री महोदया, जवाब दें। माननीय शहरी विकास मंत्री तान्या जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारा विपक्ष अंततः जागरूक हो गया है। जागरूक विपक्ष प्रजातंत्र की सफलता की निशानी कहा जाता है, परंतु मेरा करबद्ध निवेदन है अपने जागरूक एवं कर्मठ विपक्ष से कि कम से कम स्थिति का सही अवलोकन तो कर ले एवं सही स्थिति जनता एवं सदन के सम्मुख प्रस्तुत करें। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, तो क्या गलत किया? अरे ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमने चोर बाजारी सट्टेबाजी की शुरुआत की हो। रही बात उस पर आवंटित किए जाने वाले अनुदान की, तो महोदय आपको बता दें कि हमने कुछ 47,552 करोड़ जो इन 5 सालों में स्वच्छता अभियान पर खर्च किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। हर राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर स्वच्छता अभियान को युद्ध स्तर पर लिया गया है। हर सड़क के किनारे स्मार्ट कूड़ेदान लगाए गए हैं, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है एवं उन्हें आवश्यक झाड़ू, दस्ताने और गमबूट उपलब्ध करवाए गए हैं। उनकी नियमितता को बनाए रखने के लिए हर इलाके का औचक निरीक्षण किया जाता है। सफाई एवं स्वच्छता को अभियान के रूप में लिया जा रहा है एवं इसकी प्रतियोगिता होती है शहरों और गांवों के बीच। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर को पुरस्कार दिया जा रहा है ताकि नागरिकों का मनोबल बढ़ा हुआ रहे। रही बात शौचालयों की, तो अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारा जागरूक विपक्ष ऐसे सोया हुआ क्यों है। सही कहा है, इच्छाएं बड़ी बेवफा होती हैं, कम वक्त पूरी होते ही बदल जाती हैं। अक्टूबर 2017 तक में ही 2,43,000 गांव आउट ऑफ 6,52,000 गांव, 201 जिले 677 में से एवं 5 स्टेट ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट्स घोषित किए जा चुके हैं। रूरल सैनिटेशन के लिए हमारी सरकार पूर्ण तथा प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, हम अपने कर्मठ कर्मचारियों के जरिए मॉनिटरिंग भी करते हैं कि वाकई इन शौचालयों का उपयोग हो रहा है अथवा नहीं। जिस गति से हमने गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण करवाया है वह तुलनीय है एवं सोशल मीडिया के जरिए नागरिकों को इसके इस्तेमाल के लिए जागरूक किया है। जहां तक सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का सवाल है, तो पहले ही बता चुकी हूं माननीय अध्यक्ष महोदया,
पूरे देश में जिला स्तर पर 50,200 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। हर इलाके के सुपरवाइजर भी हैं जो इन कर्मचारियों पर निगरानी रखते हैं। हर जिले में हाइड्रोलिक प्रेस वाली गाड़ियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाई गई हैं जो कि नालियों की सफाई करती हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी मित्रवर, सब्र तो कर मेरे दोस्त, हम आपको स्वच्छता देंगे और ये आपने चमकाए अपने घर, हम आपको स्वच्छ भारत देंगे। माननीय खनिज मंत्री खनिज सुरक्षा अधिनियम 2018 की स्थापना की अनुमति का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं खनिज सुरक्षा अधिनियम 2018 की पुनर्स्थापना की अनुमति लेता हूं। प्रश्न यह है कि खनिज सुरक्षा अधिनियम 2018 की पुनर्स्थापना की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, तथा जो प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, अनुमति प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं खनिज सुरक्षा अधिनियम 2018 की पुनर्स्थापना करता हूं। श्री गौरव गौतम जी नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के संशोधन पर विचार प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के समक्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 रखने का प्रस्ताव रखता हूं, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन करेगा। यह बिल पहले ही ग्रीष्मकालीन सत्र में पारित किया जा चुका है। हमारी सरकार ने इस बिल के 2 क्लॉजेस में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। पहला कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के हिंदू, सिख, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ईसाई तथा पारसी धर्म मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को भारत में 11 के बदले सिर्फ 6 वर्ष बिताने पर ही नागरिकता देने का प्रावधान होगा। दूसरा कि वे देश के किसी भाग में रहने तथा व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे अनुसार इनका बिल हर प्रकार से दोषपूर्ण, अपूर्ण तथा देशीय अक्षुण्णता पर गंभीर प्रहार करने वाला है, क्योंकि इस बिल में धार्मिक पहचान को प्रमुखता दी गई है, जो कि हमारे धर्मनिरपेक्ष संस्कृति एवं देश की सदियों पुरानी व्यवस्था के खिलाफ है। धार्मिक पहचान को आधार बनाना हमारे संविधान की धारा के खिलाफ है। मंत्री जी, क्या आप समझ पा रहे हैं? आर्टिकल 14 समता के अधिकार की व्याख्या करता है एवं आपके इस संशोधन से समता के अधिकार का हनन होगा। हमारे विरोध का दूसरा कारण मूल निवासियों की पहचान का संकट। जी हाँ, असम की बड़ी संख्या में बांग्लादेश हिंदुओं को मान्यता देने के बाद मूल निवासियों के अस्तित्व के लिए संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो समाधान यानी कि शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा आदि उन लोगों के लिए था, उनका उपभोग इस संशोधन के बाद बाकी सभी भारी व्यक्ति भी कर सकेंगे, तो हो ही गया ना अस्तित्व का संकट। माननीय अध्यक्ष महोदया, ऐसा लगता है कि हमारे मित्र महोदया ने इस बिल के क्लॉजेस को पढ़ा ही नहीं है। इस बिल को लेकर आप सभी की आशंकाएं आधारहीन है। यह बिल तो पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर आए हुए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा एवं नागरिकता प्रदान करेगा। अरे भाई, ये अल्पसंख्यक भी इंसान हैं, बस किसी कारणवश इन्हें अपने देशों से विस्थापित होना पड़ा। आपको पता है ये अल्पसंख्यक क्या कहते हैं? दिल की हर धड़कन पर किसी और का एहसास है, माथे की हर लकीर पर अल्पसंख्यक पहचान है। आप सर इनका दर्द भी तो देखिए जनाब। ना ही इन्हें इनके मूल देश अपना मानते हैं, ना ही वे देश जहाँ पर यह भी रह रहे हैं। हमारी सरकार तो हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह बिल हमारा उसी दिशा में एक कदम है। मंत्री महोदय, अकॉर्ड के जरिए स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक संरक्षण दिया गया है, तो इस बिल के पास होने के बाद उसे ठेस नहीं पहुंचेगी। अरे भाई, ये कहाँ का न्याय हुआ कि अपनों को ठेस पहुंचाकर दूसरों को न्याय दिया जाए। अगर यह बिल पास हो जाता है तो स्थानीय लोगों की धार्मिक, मौलिक एवं सांस्कृतिक पहचान पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। कृपया शांति बनाए रखें। अयन जा परोवेटी गणना लघुचेत साम उदार चरितानांग तू वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारे भारतवर्ष की सदियों पुरानी परंपरा है महोदया, जिसे आप भुला रही हैं। अरे हमने तो हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म को एक समान माना है, चाहे वह 9वीं सदी में आए मुसलमान भाई बहन क्यों ना हो या 16वीं सदी में आए अंग्रेज।
हर विचारधारा को स्थान दिया है, चाहे वह भगवान बौद्ध का अहिंसा का संदेश हो या भगवान महावीर का सहिष्णुता का संदेश। तो फिर आज उन्हें अपनाने में ऐसा परहेज क्यों? इस बिल के जरिए हम दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। पहला तो अल्पसंख्यकों को भारत में शरण मिलेगी और दूसरा उन्हें बराबरी का अधिकार प्राप्त होगा। मैं कहना चाहूँगा, देखकर दर्द किसी और का जो आहन निकल जाती है। बस इतनी सी बात है जो एक आदमी को इंसान बना जाती है। बस इतनी सी बात है जो एक आदमी को इंसान बना जाती है। प्रश्न यह है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर विचार किया जाए। अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खंड 4 से 18 इस विधेयक के अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, तथा जो प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। अब प्रश्न यह है कि खंड 26 से 32 इस विधेयक के अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, तथा जो प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। और इसी के साथ आज की कार्यवाही पूर्ण होती है। सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसी के साथ सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए यहीं समाप्त की जाती है।